अभी समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी 2 दिन के दौरे पर आज भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कतर के शेख का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। दोनों बेहद गर्मजोशी से गले मिले। हमद अल थानी के साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी आया है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके लिए डिनर आयोजित करेंगी। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर शुरू हुए सियासी विवाद के बीच आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को विदाई दी गई। 1 सितंबर 2020 को उन्होंने सीईसी का पद संभाला था। उनके रिटायरमेंट से पहले आज ही चयन समिति ने नए सीईसी को लेकर बैठक की, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कमेटी के सदस्य के तौर पर राहुल गांधी ने बैठक टालने की मांग की थी, जो कि नहीं मानी गई। मुख्यमंत्री के चेहरे पर जारी सस्पेंस के बीच दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारियां जो है वो तेज हो गई। खबरें हैं कि 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ समारोह हो सकता है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पिट्रोडा के बयान, चीन वाले बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे सैम पिट्रोडा की व्यक्तिगत राय बताया। सैम पिट्रोडा ने कहा था कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है। इसके बाद बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसे गलवान के शहीदों का अपमान कहा। असम के कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर सियासत गर्मा गई है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि शादी के बाद भी उनकी पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान जाने के सबूत हैं, जिस पर गौरव गोगोई ने जांच कराने की चुनौती दी। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की भी सोरोस फाउंडेशन से नजदीकी है। प्रयागराज महाकुंभ में आज एक बार फिर आग लग गई, जिसमें 2 शिविरों के 5 टेंट जल गए। आज 10 मिनट के अंदर 300 मीटर के दायरे में 2 जगहों पर आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुरुआती तौर पर यह सामने आया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। समाजवादी पार्टी महाकुंभ, मेला, भगदड़, आग और दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। वाराणसी में अब 26 फरवरी तक गंगा आरती सांकेतिक रूप से होगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यह फैसला लिया गया है। वाराणसी की सड़कें, घाट और स्टेशन पूरी तरह फुल है। श्रद्धालुओं से भरे शहर में गाड़ियां भी रेंग रही हैं। हाल यह है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए 4 से 5 किलोमीटर की लंबी कतार लग रही है। और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की ओर से दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। रणवीर इलाहाबादिया ने अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब करने की याचिका दायर की। वहीं महाराष्ट्र साइबर सेल ने अभद्र टिप्पणियां करने पर 40 लोगों को समन भेजा है। पुलिस ने समय रैना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की मांग से इनकार कर दिया। महाकुंभ अपनी अंतिम तिथि की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ 9 दिन और बाकी है, लेकिन श्रद्धालुओं के सैलाब को उमड़ना कम नहीं हो रहा है। भीड़ का एक समंदर संगम में डुबकी लगा रहा है, तो दूसरा प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर उमड़ रहा है। संगम की तरह स्टेशन पर भी प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं का दबाव है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद तो प्रयागराज प्रशासन पर डबल दबाव है। एक भीड़ वो है जो डुबकी लगाने आई है, और दूसरी वो जिन्हें पवित्र स्नान के बाद घर जाना है। यूं समझ लीजिए कि देश के सारे रास्तों का संगम प्रयागराज में हो चुका है, और पुलिस को संगम, शहर और स्टेशन हर जगह आउट ऑफ कंट्रोल होती भीड़ को संभालना है। अंदाजा लगाइए कि उनकी स्थिति क्या हो। पटरी से थोड़ा दूरी बना के रखिए, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। सभी श्रद्धालुगण जिनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं, वह सभी व्यक्ति अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ कर चले। समाज की स्वयं रक्षा करें। ये माताएं बहनें जो आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े। आने जाने वाले को भी ध्यान रखते रहें। कृपया यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बेवजह की भीड़ ना बैठे। जिसकी ट्रेन जल्दी में आने वाली है, कृपया वही खड़ा हो। ये छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ के चलेंगे सभी। प्रयागराज स्टेशन की हालत चिंताजनक है। खासतौर से नई दिल्ली स्टेशन की भगदड़ के बाद एक डर का माहौल है। इस डर के माहौल में पुलिस के लिए भीड़ को काबू करना चुनौती बना हुआ है। आपको पहले स्टेशन के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोगों का रेला है।
किसी के सिर पर सामान है, किसी के कंधे पर बैग है, साथ में बच्चे हैं, परिवार हैं, बुजुर्ग हैं। उनका हाथ पकड़े वो आगे बढ़ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर, जगह जगह पर पुलिस वाले, अर्धसैनिक बल के जवान, बेवजह किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें कतार में आगे बढ़ाया जा रहा है। अनाउंसमेंट के जरिए भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म से लेकर पुल तक पैक्ड है। पैर तो छोड़िए, तिल रखने की भी जगह नहीं है। स्टेशन के अंदर जितनी भीड़ है उतना ही जन सैलाब बाहर उमड़ा पड़ा है। आप ऐसे समझिए कि जितने लोग जा रहे हैं उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं, जिन्हें फिर लौटना भी है। मतलब स्टेशन के अंदर भी भीड़ है और बाहर घर जाने के इंतजार में खड़े श्रद्धालु। कल रात की ये तस्वीर देखिए, प्रयागराज जंक्शन किस तरह यात्रियों से फुल हो गया। सारे रास्ते लोगों से पटे पड़े थे। स्थिति ये हो गई कि रात 8:30 बजे ये अनाउंस किया गया कि अभी 1 घंटे स्टेशन ना आए। सोचिए प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के कैसे हालात हैं। दिल्ली का हाल ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रयागराज में कुल 8 रेलवे स्टेशन हैं। इनमें प्रयाग जंक्शन, रामबाग, सुबेदारगंज, प्रयाग, संगम, फाफामऊ, नैनी और छिवकी शामिल है। इन स्टेशनों पर अलग अलग दिशाओं को जाने और आने के लिए गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यात्री प्रयागराज जंक्शन पर आ रहे हैं। संगम रेलवे स्टेशन 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। रेलवे ने पहले 14 फिर 16 फरवरी तक स्टेशन को बंद रखने का निर्णय लिया था, लेकिन अब इसे महाकुंभ खत्म होने तक बंद कर दिया गया है। संगम के सबसे नजदीक यही स्टेशन है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर देखें तो 14 फरवरी को 300 से ज्यादा ट्रेनों में 10.5 लाख लोगों ने सफर किया। 15 फरवरी को 339 ट्रेनें चलाई गईं, जिसमें करीब 15 लाख श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़े। और फिर 16 फरवरी को 238 ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें करीब 11 लाख यात्रियों ने सफर किया। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा भीड़ बिहार जाने वाली ट्रेनों में है। इन हालात में एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना के बाद अब उत्तर रेलवे ने अपने सभी स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा। आज तो एक वक्त ऐसी नाजुक स्थिति आ गई कि प्रयागराज के स्टेशनों पर उमड़ी भीड़ के चलते पुलिस ने मेले से लौट रहे लोगों को रास्तों में ही रोक दिया। उन्हें स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया गया। लाखों श्रद्धालु सड़कों पर होल्ड हो गए। कुछ लोग गर्मी में बेहोश भी हो गए, जिनकी पुलिस वालों ने मदद की। प्रयागराज के खुसरोबाग, लीडर रोड और केपी इंटर कॉलेज में लाखों लोगों को रोका गया। शायद ये भीड़ देखकर पुलिस को अब समझ नहीं आ रहा है कि कंट्रोल कैसे करें। ऐसे चिंताजनक हालात में हमारे संवाददाता मनीष वर्मा स्टेशन पहुंचे और वहां से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट। जानमाल की हित के लिए रोका जा रहा है। महाकुंभ का आज 36वां दिन है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार बड़ी संख्या में लोग अभी भी महाकुंभ में चले आ रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें उसी रेलवे स्टेशन की, जहां बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ इस वक्त मौजूद है। जितनी संख्या लोगों की वापस जाने की, उससे कहीं बड़ी संख्या यहाँ आने वालों की तस्वीरें में हम दुर्गेश से दिखाएंगे कि आप तस्वीरों में दिखाई ये वो संख्या है कि लोग जो लगातार अभी भी जो स्पेशल ट्रेन यहाँ पर आई है, तो जो स्पेशल ट्रेनों से जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पर चले आ रहे हैं और तमाम सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं ताकि भीड़ को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। भीड़ तो बहुत काफ़ी है, लोग बहुत आ रहे हैं। वैसे भी लास्ट डेट है तो लोग बहुत आ रहे हैं स्नान के लिए। रेलवे स्टेशन पे एक मार्ग की एकल व्यवस्था बनाई गई है। एक तरफ से एंट्री है, एक तरफ से एग्जिट है। होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। पब्लिक को रोक के भीड़ के अनुमान के हिसाब से चलाया जा रहा है। सभी जगह पे जीआरपी, आरपीएफ, रेलवे की टीम सिटी पुलिस के साथ, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। डाइवर्जन प्लान्स लागू किए गए हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। खुसरोबाग के थ्रू डाइवर्जन करके यात्रियों को लाया जा रहा है और उनको लगातार निकाला जा रहा है। देखिए, अलग अलग स्टेशनों का यह हाल सिर्फ प्रयागराज में नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों के स्टेशन जो हैं उनका भी हाल बेहाल है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पटना जंक्शन की है, वहां प्लेटफॉर्म श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं। यात्री एक दूसरे के ऊपर सवार हैं। भीड़ के बढ़ते दबाव के बीच पटना के डीएम
और एसएसपी खुद स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। नई दिल्ली में हुए हादसे के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है और आला अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। यही हाल मध्य प्रदेश का है। कटनी में आज सुबह से ही यात्रियों का रेला लगा रहा, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी निगरानी कुंभ स्पेशल ट्रेनों को एक एक करके रवाना शुरू कर दिया ताकि कोई हादसा ना हो। यहां भी प्रयागराज जाने वाले यात्री ट्रेन में सीट लेने के लिए जबरदस्ती करते दिखे। पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी वो जबरदस्ती कोच के अंदर घुसते दिखे। कटनी की तरह मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी यही भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल थी। भीड़ के चलते ट्रेन में लगातार अव्यवस्था की स्थिति देखी। बोगियों के दरवाजे न खुलने के चलते श्रद्धालु उग्र होकर तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। पुलिस की सख्ती के बावजूद भी पहले से ट्रेन में सवार श्रद्धालु दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, जिससे अफरा तफरी जैसी स्थिति दिख रही है। इसी वजह से स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। अब आपको लेकर चलते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में, जहां रामलला के भक्त न सिर्फ रिकॉर्ड संख्या में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि श्री राम मंदिर में दान वर्षा करके भी नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। श्री राम मंदिर में वार्षिक चढ़ावे की राशि कितनी हो चुकी है, सबसे पहले आप ये नंबर सुनिए, क्योंकि इस नंबर को सुनकर ही आपको इस बात का एहसास होगा कि ये नंबर सनातन शक्ति और श्री राम में श्रद्धा का बहुत बड़ा प्रमाण क्यों है, जिसकी वजह से श्री राम मंदिर ने इस मामले में देश में एक नया ही कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये वार्षिक चढ़ावा है 700 करोड़ रुपए से अधिक का। यानी कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और तब से लेकर अभी तक श्री राम के अनन्य भक्त मंदिर में दिल खोलकर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान कर चुके हैं। और सिर्फ कैश ही नहीं, बल्कि बहुत अधिक मात्रा में सोना और चांदी भी मंदिर में दान किया गया है। इसी वजह से अयोध्या का श्री राम मंदिर भारत के 10 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में धार्मिक दान अर्जित करने वाली सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। चलिए इस आंकड़े को थोड़ा और सरल करके समझते हैं। 22 जनवरी 2024 यानी कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन से लेकर आज तक देखें तो अब तक 390 दिन बीत चुके हैं। वार्षिक चढ़ावे को अगर हर दिन के हिसाब से बांटें तो श्री राम मंदिर में देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचे रामलला के भक्त प्रतिदिन 1,80,00,000 रुपए का दान दे रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि श्री राम मंदिर में अब तक आखिर कितने भक्तों ने दर्शन कर लिए। तो यह आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। ऐसा दावा किया गया है कि 390 दिनों में 15 करोड़ भक्तों ने रामलला के दर्शन किए, यानी हर दिन औसतन 3,84,000 भक्तों ने रामलला के दर्शन किए हैं और श्री राम के चरणों में 700 करोड़ रुपए दान कर चुके। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि 700 करोड़ रुपए से अधिक के दान के कारण श्री राम मंदिर भारत के 10 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में धार्मिक दान अर्जित करने वाली सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। तो इस मामले में श्री राम मंदिर ने किन किन महत्वपूर्ण धामों को पीछे छोड़ दिया है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। श्री राम मंदिर में चढ़ावा 700 करोड़ के पार है, जबकि वैष्णो देवी मंदिर में सालाना चढ़ावा 600 करोड़ रुपए के आसपास है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में यह नंबर करीब 650 करोड़ के आसपास है। वहीं शिरडी साईं बाबा मंदिर में सालाना चढ़ावा 500 करोड़ रुपए से अधिक है। अब आते हैं धार्मिक दान अर्जित करने वाले देश के टॉप 3 मंदिरों पर। धार्मिक दान अर्जित करने वाले देश के 3 बड़े धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश का तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, जहां दान रूपी सालाना आय 1500 करोड़ रुपए से 1650 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जहां वार्षिक चढ़ावा 750 करोड़ रुपए से लेकर 800 करोड़ रुपए है। और अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अयोध्या का श्री राम मंदिर आ चुका है, जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक ही वर्ष में दान की ये राशि 700 करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। श्री राम मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावे की जानकारी मंदिर ट्रस्ट कार्यालय ने दी है। मंदिर ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट के 10 दान हैं, जहां करीब 10 लाख रुपए से अधिक का दान आ रहा है। और प्रयागराज में जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, तब से वहां स्नान के बाद रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच रही है। मकर संक्रांति से लेकर अभी तक महाकुंभ के 1 माह में ही अब तक करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान जमा हो चुका है।
इसमें रामलला के सामने रखे 6 दान पात्रों में दी गई धनराशि भी शामिल है। कमाई के मामले में शिरडी साईं मंदिर और माता वैष्णो मंदिर को राम मंदिर ने पीछे छोड़ दिया है। भारी तादाद में श्रद्धालु रामलला को पैसे दान कर रहे हैं। ऐसे में एक दिन में कम से कम रामलला को 35 से 40 लाख रुपए दान में मिल रहे हैं। जब इतने लोग आ रहे हैं तो दान भी निश्चित बहुत आएगा, बढ़ेगा। और अनुमान हमारा है कि हमारे पास लगभग 10 लाख रुपया जो है दान अपकट पर से और 15 से 20 लाख रुपया दान पात्रों में इस पर आना हुआ। और आएगा, डबल पैसा आएगा, बहुत आएगा, गिनने गिनने में थक जाएंगे, इतना आएगा। राम जी का बहुत आशीर्वाद है, श्रद्धा है सबके ऊपर। राम जी की नाम लेते ही उनमें पूरा पावर आ जाता है। It's a good news, like we are now getting 7 crore funds, and it will be the world's largest to get the highest money, and it will be crossing all the temples, highest donation level. आप राम भक्त हैं, उनकी श्रद्धा है, भगवान से प्रेम है, अपना भगवान के प्रति ममता प्रेम दर्शा रहे हैं। जो भी दान दक्षिणा दे रहे हैं अपने खुशी से दे रहे हैं। और अब दिल्ली में आज आए भूकंप की डरावनी फाइल खोलते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 5:36 पर 4 की तीव्रता का जलजला आया था। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। दिल्ली में अगर एपिसेंटर है तो सोचिए कितना चिंताजनक है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो कुछ सेकंड तक हिली धरती का एहसास आपको जरूर हुआ होगा। आप भी जरूर घबराए होंगे, खासकर एक आवाज को लेकर जो भूकंप के समय आई थी। हमारे कई दर्शकों ने बताया कि भूकंप के साथ साथ उन्होंने पहली बार जोर की डरावनी सी अजीब सी आवाज सुनी। सुबह सुबह किसी चीज की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, ऐसे जैसे कोई 2 चीजें रगड़ रही हों। कई बार ऐसी आवाज सुनाई देती है आपको रेलवे स्टेशन पर, लेकिन यह कुछ अजीब सी आवाज थी। किसी ने यह आवाज सुनकर हमें बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे गाड़ी की भयंकर टक्कर हुई हो। किसी को लगा कि कहीं मेट्रो के अंदर कोई ब्लास्ट तो नहीं हो गया। लेकिन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र दिल्ली था और यह आवाज धरती के वाइब्रेशन की थी, जिसे सुनकर लोग भयभीत हो गए। अब चिंताजनक बात यह है कि अगर दिल्ली में भूकंप आया तो इसका मतलब क्या है? 2 मतलब है। पहला खतरनाक कि यहां पे जो टेक्टोनिक या सेस्मिक प्लेट्स हैं, क्या वो हिल रही हैं? तो ये खतरे की घंटी है क्या? और दूसरा ये कि अगर जो हलचल है वो स्टीम आउट तो नहीं हो रही है भूकंप के रास्ते। छोटे छोटे भूकंप से अगर स्टीम आउट हो जाए तो फिर शायद बड़ा भूकंप ना। सोचने वाली बात है। हमारे कई दर्शकों के मन में यह प्रश्न होगा कि दिल्ली में पहले जब भी भूकंप आए तो ज्यादातर केंद्र 200 से 300 किलोमीटर दूरी रहा। कभी अफगानिस्तान में आए भूकंप का असर दिल्ली में देखने को मिला, तो कभी पाकिस्तान और नेपाल में आए भूकंप का असर दिल्ली में देखने को मिला। लेकिन इस बार दिल्ली में भूकंप का केंद्र चौंकाने वाला था। तो नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा ने इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के धौला कुआं का झील पार्क इलाका भूकंप का केंद्र था। 1990 से उस इलाके में भूकंप के झटके आते रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस भूकंप से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से नहीं आया, बल्कि स्थानीय अंदरूनी हलचल के कारण आया। इसे वैज्ञानिक भाषा में इन सीटू मटीरियल हेट्रोजीनिटी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो जमीन के नीचे अलग अलग तरह की मिट्टी और चट्टानें होती हैं, जिनकी वजह से भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं। इस तरह का भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बिल्कुल अलग होता है। इसी वजह से दिल्ली में भूकंप का डबल खतरा हो जाता है। लेकिन अब सवाल इससे आगे का है। भूकंप चाहे टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से आए या फिर लोकल हलचल के कारण आए, अगर दिल्ली में भूकंप की तीव्रता 6 या 7 या फिर 8 तक हुई, तो क्या दिल्ली इतने बड़े झटके झेलने के लिए पहले से तैयार है? क्या दिल्ली को बड़े नुकसान से बचाने के लिए शासन प्रशासन की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भूकंप के जबरदस्त झटकों को में जान बचाने के लिए दिल्ली एनसीआर के लोग जागरूक हैं? तो हम बारी बारी से
इन तीनों सवालों के जवाब आपको देंगे। सबसे पहले जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर दिल्ली के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी सिस्मिक जोन 3 में आने वाले कोलकाता, मुंबई, चेन्नई की तुलना में दिल्ली सबसे ज्यादा खतरे में है। दिल्ली हिमालय के ज्यादा करीब है। हिमालय यूरेशिया और टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था और इस वजह से दिल्ली को यहां की धरती के नीचे होने वाली बड़ी हलचल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली में अगर ज्यादा तीव्रता के बड़े भूकंप आए तो सबसे ज्यादा नुकसान यहां की कमजोर बिल्डिंग्स या घरों को हो सकता है, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई हैं। वहीं यमुना पार, जिसे तेजी से जहां पर लोग बसे हैं, वहां सबसे ज्यादा नुकसान का खतरा है। वहीं लोगों की जागरूकता की बात करें तो लोकल सर्कल्स के नए शोध के अनुसार भारत में सिर्फ 13% लोग ही भूकंप के समय क्या करना है क्या नहीं ये बात अच्छे से जानते हैं, और मोटे तौर पर 77% लोग इस बात से अनजान है कि वो भूकंप के समय घर में रहकर खुद को और परिवार को कैसे बचा सकते हैं। ऐसे में सोचिए कि दिल्ली एनसीआर जैसे हाई रिस्क जोन में किसी दिन अगर कोई बड़ा भूकंप आया तो जो जनहानि है वो कितने बड़े पैमाने पर हो सकती है। इसीलिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। अब आप ये देखिए कि सुबह जब भूकंप आया तो दिल्ली एनसीआर में के लोगों में कैसे दहशत मची। लोग जान बचाने के लिए घरों से भागने को मजबूर हो गए। पंखा हिल रहा था, बेड भी ऐसे ऐसे हिल रहा था बहुत ज्यादा। हम डर गए, उठ गए, मैं बच्चों को उठा दिया मैंने। बहुत ही तेज था, आज तो बहुत ही तेज था, सच बहुत ही तेज। मैं उठ रही थी, मैंने ड्यूटी के लिए चले और एकदम ही मैं फिर वही के वही रुक गई। बच्चे भी ऐसे घबरा गए सुबह सुबह। मैं सेविंग कर रहा था उस टाइम पे। हाँ, बहुत ज़्यादा, यानी इतना भूकंप आया, यानी मेरे शीशा भी हिल रहा था सामने। ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहाँ पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई, इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है। वहाँ प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन है। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ, जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था, 4 पर टूट गया तो अच्छा है। जापान, जो कि भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा वनरेबल मुल्कों में से एक है, वहां पर हर महीने हर स्कूल में बच्चों को क्लासेस दी जाती हैं, इमरजेंसी ड्रिल्स कराए जाते हैं कि कैसे भूकंप के दौरान अपने आप की रक्षा करना है। और ये सब तब जब वहां पर 90% से ज्यादा बिल्डिंग्स रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को झेलने के लिए तैयार करके बनाई गई। अब आपको दिल्ली की यमुना में अचानक से शुरू हुए सफाई अभियान के बारे में बताते हैं। भारत की राजनीति में सामान्य चलन यह है कि राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद वादों को टालने के तरीके तलाशते हैं, लेकिन दिल्ली में एक नई बात देखने को मिली। बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनी तो यमुना साफ की जाएगी और सुंदर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। अभी सरकार बनी नहीं है और यमुना नदी में बड़ी बड़ी मशीनें दिखने लगी हैं, ये देखिए आप। और दावा किया जा रहा है कि उपराज्यपाल की अगुवाई में मिशन मोड में यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। यमुना नदी से कचरा निकालती हुई मशीनें दिख रही हैं। ऐसे में कुछ सवाल है। सवाल यह है कि क्या यमुना की मौजूदा सफाई तत्कालिक लाइट कैमरा एक्शन वाली है या फिर लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है? अगर यमुना की सफाई लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है तो यह काम चुनाव से पहले शुरू क्यों नहीं हुआ? और तीसरा सवाल यह है कि अगर यमुना की सफाई हो रही है तो इसे पूरी तरह साफ होने में कितना समय लगेगा? इन तीनों सवालों पर हमने फिक्र की फाइल तैयार की है, जिसमें आपको
गंदी यमुना पर हो रही राजनीति भी साफ साफ नजर आएगी और स्पष्ट समझ आ जाएगा। सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि यमुना में हो क्या रहा है। सरकार की जानकारी से अलग TV9 की टीम वहां पहुंची जहां यमुना की सफाई हो रही थी। हमारी टीम ने जो देखा उसके मुताबिक इस साफ सफाई के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें 4 स्किमर मशीन, 2 वीड हार्वेस्टिंग मशीन, 1 DTU मशीन लगाई गई है। कुल मिलाकर 7 मशीनों से फिलहाल यमुना की साफ सफाई का काम हो रहा है। ये काम दिल्ली के ITO और वासुदेव घाट से शुरू किया गया है। आपको बता दें कि वासुदेव घाट पर यमुना आरती भी शुरू हुई है। सवाल यह है कि दिल्ली में अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, फिर भी इस तरह से काम कैसे शुरू हुआ। दरअसल उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया कि समय रहते यमुना को साफ सुथरा किया जाए। इसके लिए 2 एक्शन प्लान बनाए गए। पहला एक्शन प्लान पर रविवार से काम शुरू हो गया है, जिसके तहत फिलहाल कचरा और गाद निकाला जाएगा। दूसरे एक्शन प्लान में यमुना में नालों से गिरने वाले गंदे पानी को ट्रीट किया जाएगा, जिसके बाद उसे यमुना में गिराया जाएगा। तो पहले एक्शन प्लान पर काम शुरू हुआ है। शुरुआत में वजीराबाद से लेकर ओखला तक यमुना नदी में फैले ठोस कचरे को बाहर निकाला जाएगा। रविवार को यह काम शुरू हुआ। दिल्ली में यमुना में कितना कचरा है अभी तक इसके बारे में कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। ऐसे में कचरे को निकालने में कितना वक्त लगेगा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरे एक्शन प्लान पर काम नई सरकार के गठन के बाद शुरू होगा, जिसके तहत बड़े और छोटे नालों के पानी को ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक टीम बनाई जाएगी जो मिलकर एक काम करेगी और ये काम लंबा चलेगा। जब तक नालियां साफ होती रहेंगी तब तक यमुना भी साफ रहेगी। अब सवाल यह है कि यमुना तो इतने वर्षों से गंदी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के बाद उपराज्यपाल एक्शन मोड में आ गए। इसकी भी पूरी रिपोर्ट हमारे पास है। आप पहले वो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जिसमें यमुना की सफाई हो रही है। ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मशीनों से सफाई। आप जो सामने में देख रहे हैं वो वीड सीडर मशीन है और ये दूसरी मशीन है जो कि ITO पे लगाई गई है और इसके माध्यम से जितनी भी जलकुंभियाँ और तमाम तरह की चीज़ें हैं इसको यहाँ से हटाया जाएगा, इसको यहाँ से निकाला जाएगा और उसको लेकर बाकायदा पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। मशीनों को हमने दोनों साइड से, पहला हमारा टारगेट है कि ये वजीराबाद से ओखला साफ किया जाए। तो वजीराबाद की तरफ मशीनें लगी हुई हैं, ओखला साइड से मशीनें लगी हुई हैं और जहां आप खड़े हैं वासुदेव घाट से ये एरिया मिड पॉइंट्स आता है, तो इसमें भी मशीनें काम कर रही हैं। तो 3 डायमेंशनल काम कर रही हैं, लेकिन इसमें अभी कई दिन और कई हफ्ते लग रहे हैं। अब इस मशीन में एक बार में 2.5 टन वीड जो है वो हार्वेस्ट कर सकता है। जितने भी वीड्स हैं, जलकुंभियाँ हैं, ये घास के मैदान बच गए हैं, बीच बीच में आप जैसे यहीं पे देख रहे हैं छोटे छोटे गाद के टीले बन गए हैं, इन सब को नॉक ऑफ किया जाए और इनको बाहर निकाला जाए। तो ये अभी कई हफ्तों तक ये चलेगा। ये सारे मटेरियल को हटाने में एक टाइम भी लगना है, लेकिन ये जिस युद्ध स्तर पर आपने कल से देखा है काम चल रहा है, इसी युद्ध स्तर पर तब तक चलता रहेगा जब तक इनका काम नहीं खत्म हो जाता। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि यमुना में हो क्या रहा है। सरकार की जानकारी से अलग TV9 की टीम वहां पहुंची, यहां यमुना की सफाई हो रही थी। हमारी टीम ने जो देखा उसके मुताबिक इस साफ सफाई के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें 4 स्किमर मशीन, 2 वीड हार्वेस्टिंग मशीन, 1 DTU मशीन लगाई गई है। कुल मिलाकर 7 मशीनों से फिलहाल यमुना की साफ सफाई का काम चल रहा है। ये काम दिल्ली के ITO और वासुदेव घाट से शुरू किया गया है। आपको बता दें कि वासुदेव घाट पर यमुना आरती भी शुरू हुई है। सवाल यह है कि दिल्ली में अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, फिर भी इस तरह से काम कैसे शुरू हुआ। दरअसल उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि समय रहते यमुना को साफ किया जाए। इसके लिए 2 एक्शन प्लान बनाए गए। पहले एक्शन प्लान पर रविवार से काम शुरू हो गया, जिसके तहत फिलहाल कचरा और गाद निकाला जाएगा। दूसरे एक्शन प्लान में यमुना में नालों से गिरने वाले गंदे पानी को ट्रीट किया जाएगा, जिसके बाद उसे यमुना में गिराया जाएगा। अब बात यमुना सफाई पर LG की सक्रियता की। दरअसल दिल्ली चुनाव के नतीजों के आने के बाद के 48 घंटे बाद यमुना मुख्य सचिव की अगुवाई में दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में नए सरकार के 10 दिन एजेंडे पर बात हुई।
इसी में यमुना सफाई का भी प्लान बना। एलजी वीके सक्सेना ने इस प्लान को अप्रूवल दिया है और काम शुरू हो गया है। इन सब के बीच इंटरेस्टिंग ये रहा कि काम शुरू हुआ कि यमुना सफाई की स्पीड अभी भले ही कम हो, लेकिन क्रेडिट लेने और राजनीति की स्पीड में कोई कमी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सफाई का काम पहली बार हो रहा है। 22 मार्च 2022 को भी दिल्ली विधानसभा में पूछे गए एक सवाल में दिल्ली सरकार के मंत्री ने जवाब दिया था कि वर्ष 2017 से 21 के बीच यमुना की सफाई पर 6,856 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च हुए। वैसे आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से यमुना की सफाई को लेकर अभियान तो कई बार चलाए गए, लेकिन सब कागजों तक ही सीमित रहे। जब उत्तम नगर, नवादा, संत नगर, बुराड़ी, त्रिलोकपुरी, संगम विहार, देवली में 3-3 घंटे 4-4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं 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 अभी तो आतिशी सीएम है। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं 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 बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। यमुना की सफाई, यमुना हमारे लिए माँ से कम नहीं है और इसीलिए यमुना की सफाई भाजपा सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। देखिए, दिल्ली में इस टाइम ना कोई सीएम है ना कोई कैबिनेट है, पर दिल्ली के एलजी अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे या फिर हमें जानबूझ के रोक रहे थे। ये एलजी साहब अब सिर्फ इस रेस से बाहर ना रह जाएं, सीएम रेस से बाहर ना रह जाएं, क्योंकि गुटबाजी चल रही है, अपने नंबर बनाने के लिए ये ऑप्टिक्स कर रहे हैं। यमुना साफ होगी, यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, पूरे देश दुनिया के लोग देखने आएंगे, यमुना नदी के किनारे घूमने आएंगे। जिस तरह साबरमती रिवर फ्रंट गुजरात में है, उसी तरह दिल्ली में भी इसको बनाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है, उसे ना गंदी राजनीति पसंद है और ना ही गंदी यमुना। खैर, अगली पॉलिटिकल फाइल देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर आज चयन समिति की मीटिंग हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले नए नाम को लेकर पीएमओ में बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। शाम 5:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई, जो करीब 35 मिनट तक चली। कांग्रेस के मुताबिक उसने आज की ये बैठक टालने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने मांग नहीं मानी। इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे। हमारे संवाददाता अमोद राय को सूत्रों से पता चला है कि मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की रेस में सबसे आगे हैं। केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार अभी चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने पिछले साल 15 मार्च को यह पद संभाला था और वो 2029 में रिटायर होने वाले हैं, यानी उनका कार्यकाल काफी लंबा है। 2029 में ही अगला लोकसभा चुनाव भी होगा। ज्ञानेश कुमार रक्षा और संसदीय कार्य मंत्रालय में अलग अलग पदों पर रहे हैं। इसके अलावा वो गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में भी रहे हैं। कहा जाता है कि आर्टिकल 370 हटाने वाली टीम में भी उनकी बड़ी भूमिका रही, तब वो गृह मंत्रालय में थे। अगर ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं तो फिर सरकार को उनकी जगह नया चुनाव आयुक्त चुनना होगा। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की तलाश के लिए बनी चयन समिति को लेकर सियासत काफी हो रही है। जब ये कमेटी बनी तब भी और आज भी जब इसके लिए बैठक हुई तो कांग्रेस ने फिर वही मुद्दा उठाया। राहुल गांधी के बैठक से लौटने के बाद कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोर्चा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने संभाला। पहले आप ये बयान सुन लीजिए, फिर आपको मुख्य चुनाव आयोग के चयन वाला पूरा विवाद समझाते हैं। जो सीईसी और ईसी चुने जाएं, उनकी समिति में माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के हों सीजेआई, और माननीय एलओपी हों। ये निर्णय है 2 मार्च 23 का। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन समिति को लेकर जो सवाल उठा रही है, इसे समझते हैं। विवाद बरसों से चल रहा है, तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा।
भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यों से मिलकर बना है। इनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। पहले संसद की तरफ से चयन को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया था। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्तियां करते थे। रिटायर होने वाले सीईसी के बाद जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होते थे, उनके नाम की सिफारिश कर दी जाती थी। 2015 और 2022 के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर याचिकाओं की बाढ़ आ गई। सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की जाने लगी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में केंद्र की शक्तियों को चुनौती दी गई। फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती, तब तक प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई सिलेक्शन कमेटी में होंगे और वही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चुनाव करें। मतलब नए कानून के बनने तक के लिए ये प्रक्रिया थी। सरकार ने मार्च 2023 में आए इस आदेश के बाद दिसंबर 2023 में ही नया कानून बना दिया। नए कानून के मुताबिक अब चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में 3 लोग हैं। एक प्रधानमंत्री, दूसरे नेता प्रतिपक्ष और तीसरे पीएम के जरिए नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री। मौजूदा वक्त में इस कानून के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह इस कमेटी में हैं। अब कांग्रेस यही मांग कर रही है कि चयन समिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाए। सरकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। कांग्रेस पूछ रही है कि अगर कल को कोर्ट ने नई चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या होगा। कांग्रेस के मुताबिक इसीलिए उसने बैठक टालने की मांग की थी, जो नहीं मानी गई।